Hi everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज हम करने वाले हैं लेटर टू द एडिटर और कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ में एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जहां से हम सीखेंगे कि कैसा एक एप्ट लेटर टू द एडिटर दिखता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये क्लास देखने के बाद में आपको और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। ऑलराइट, तो चलिए फिर इसी बात पे टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि लेटर टू दी एडिटर एक फॉर्मल लेटर है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मल लेटर है तो इसका फॉर्मेट भी कैसा रहेगा, फॉर्मल फॉर्मेट रहेगा। आपको बता देती हूँ कि ये एडिटर को लिखा जाता है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, केवल सोशल इश्यूज पर आता है, जहां पर या तो आपके साथ में कोई इशू को आपने एक्सपीरियंस किया है और आप उसके लिए आवाज उठाते हैं, सजेशंस देते हैं और चाहते हैं कि अथॉरिटीज या पब्लिक आपकी मदद करे, या फिर कोई सोशल इशू के लिए आपको अवेयरनेस रेज करनी होती है जहां पर आप उस सोशल इशू के बारे में बात करते हैं, थोड़े से अगेन यहाँ पर सजेशंस देते हैं पब्लिक एट लार्ज को, हाउएवर इससे आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तरीके के क्वेश्चंस में आप खुद इन्वॉल्व हो तो आपकी टोन वैसी होती है, हाउएवर दूसरे तरीके के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए होते हैं जहां पर आप जनहित के अंदर कोई बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा प्रैक्टिस करें जब भी आप लेटर टू एडिटर कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है तो इसका फॉर्मेट भी फॉर्मल होता है। जब मैं फॉर्मल फॉर्मेट की बात करती हूँ तो सीबीएसई एक ही फॉर्मेट फॉलो करता है जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंडर्स एड्रेस से। सेंडर्स एड्रेस का मतलब है उस इंसान का एड्रेस जो कि इस चिट्ठी को भेज रहा है, यानी कि आप, यानी कि जो इस लेटर को लिखेगा, जो कि जिसका नाम आपको आपके क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। यूजुअली सेंडर्स एड्रेस आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाता है, बट इन केस अगर आपको सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन के अंदर नहीं देखने को मिलता है, ये यू आर वाली लाइन के अंदर यूजुअली आपको देखने को मिलेगा, बट अगर नहीं देखने को मिलता है तो आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, या फिर आप एक सूडो एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हो। सीबीएसई बोर्ड ने आपको पता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी पेपर के अंदर लिखने के लिए मना किया है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर हम अपना एड्रेस तो नहीं डाल सकते हैं, बंटी का एड्रेस भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि वो बंटी का एड्रेस है, तो कहीं वो क्वेश्चन को या इवन पेपर को ही डिस्क्वालीफाई ना कर दे, तो हमें सूडो एड्रेस डालना पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए है ताकि हमारा पेपर जो है वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, हाउस नंबर लिख दिया आपने। आप चाहो तो इनफैक्ट हाउस नंबर लिखकर हाउस नंबर लिख सकते हो, या चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपको सिटी भी पता नहीं है तो आपने XYZ सिटी डाल दिया है। और पिन कोड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इसी के माध्यम से चिट्ठियां इधर की उधर जाती हैं, तो यहाँ पर आप ये जरूर मेंशन कर सकते हो। तो ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो सकता है अगर क्वेश्चन के अंदर सेंडर्स एड्रेस गिवन नहीं है। ओहो, ये लाइन कितना टेढ़ा है, तो सीधा करो इसको। सीधा है अभी, ठीक है क्या? ये बोर्ड तो टेढ़ा नहीं है फिर। ओके, मेरे को लगता है मेरे को चश्मा पहन लेना चाहिए। एनीवे, सो अभी ये आ गया। इसके बाद में आपने लाइन छोड़ देनी है। आपको बता देती हूँ कि लाइन छोड़ने या नहीं छोड़ने से मार्क्स कटेंगे या मिलेंगे नहीं। आप लाइन इसके लिए छोड़ते हो ताकि आपका प्रेजेंटेशन एकदम ऐप्ट हो, एकदम झकास लगे। तो आप इसमें एकदम घबरा मत जाना एग्जाम के अंदर अगर आप कहीं लाइन छोड़ना भूल जाते हो या कुछ भी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बोला, बट लाइन छोड़ना हमेशा सही होता है। दो तीन लाइन में आपका सेंडर्स एड्रेस जैसे ही आ जाता है तो उसके बाद में आप लाइन छोड़कर डेट डालते हैं। ये जो डेट होती है इसे आप एक्सपैंडेड फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। दैट मीन्स जब भी आप डेट डालेंगे तब आप अल्फा न्यूमरिक डेट लिखेंगे। दैट मीन्स जैसे आज 5th ऑफ फेब्रवरी है तो मैं 5th और फिर फेब्रवरी की पूरी स्पेलिंग और अपॉस्ट्रोफे 23 लिखती हूँ। तो वो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आप चाहें तो अमेरिकन फॉर्मेट भी लिख सकते हैं जिसमें फेब्रुवरी आप पहले लिख सकते हैं, फिर 5 लिखेंगे, 5th पूरा नहीं लिखेंगे, कॉमा लगा के 2023 लिखेंगे। इसके बाद में भी आपने अपनी एक लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है। फिर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। आपको इसको कैसे लिखना होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लिखते हो द एडिटर, क्योंकि हम एडिटर को ये जो लेटर है वो लिख रहे हैं।
द एडिटर, इसके बाद में न्यूज पेपर का नाम या तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आप XYZ न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर नेशनल डेली, लोकल डेली ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप नेशनल डेली या लोकल डेली भी लिख सकते हैं। तो द एडिटर आ गया यहाँ पर। इसके बाद में आता है आपके न्यूज़पेपर का नाम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बता देता है। इसके साथ में आपको ये याद रखना है कि ये वाली सिटी अगर गिवन है तो यहाँ पर भी वही सिटी लगेगी, या यहाँ पर अगर वो सिटी गिवन है तो यहाँ पर भी वही सिटी लगेगी। नेचुरली मैं यहाँ पर जयपुर में रहकर बॉम्बे टाइम्स के एडिटर को तो नहीं बताऊंगी जयपुर के गड्ढों के बारे में, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सिटी डाल दी है, जो भी सिटी है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्टेट भी मेंशन कर सकती हूँ अगर स्टेट मेंशन है, नहीं तो मैंने डायरेक्ट 6 एक्सेस बना दिए हैं पिन कोड के लिए। बहुत सारे टीचर्स इन 6 एक्सेस को बनाने के लिए कभी कभी स्केप्टिकल हो जाते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है यार, बिना पिन कोड के चिट्ठी एक्चुअली पहुंचेगी कैसे, मतलब ना थोड़ा सा ईज कर देता है, आसान कर देता है पूरे के पूरे सिस्टम को। तो एनीवे, तो आपने यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस दे दिया, अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो XYZ लगा देंगे। आपके बाद इसके बाद में आपने लाइन छोड़ देनी है। लाइन छोड़ने के बाद में सीधा आ जाएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, आप क्या पर्पस से इस लेटर को लिख रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपके लेटर्स जो है वो सेग्रीगेट किए जाते हैं। तो आपका सब्जेक्ट आपको सोच समझ के अच्छे से यहाँ पर डिसाइड करना है और कोशिश करना है कि 3 से 5 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि बस सब्जेक्ट पढ़ लिया हो गया, एकदम मिनी लेटर लिख दिया हो यहाँ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप चाहे तो सब्जेक्ट के बाद में भी लाइन छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद में आपने लाइन छोड़ देनी है। और उसके बाद में आता है आपका सैल्यूटेशन। यहाँ पर इसके फॉर द पर्पस ऑफ लेटर टू द एडिटर आपका सैल्यूटेशन डियर एडिटर रहेगा। आप डियर एडिटर लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप सर भी लिख सकते हैं, सर या मैम भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर द पर्पस ऑफ लेटर टू द एडिटर रहने वाला है। जब आप सर या मैम लिखेंगे तो आप केवल सर या मैम लिखेंगे, इनके आगे डियर या फिर रिस्पेक्टेड नहीं लगाएंगे। डियर इनफॉर्मल हो जाता है और रिस्पेक्टेड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर आपको डियर लगाना ही है तो एडिटर के साथ में लगाइए। डियर एडिटर एकदम करेक्ट तरीका है आपके सैल्यूटेशन को लिखने का। इसके बाद में आता है बॉडी। ये बॉडी को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है डिटेल, फिर आता है कंक्लूजन। अब यहाँ तक तो सारे के सारे लोग एक ही चीज आपको समझा रहे होते हैं, बट इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में क्या क्या लिखना होता है वो भी सुनिए। जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ तो अभी मैं एकदम से ये तो नहीं कर सकती हूँ कि जैसे ही एडिटर ने चिट्ठी खोली तो एकदम से उसको बताने लग जाओ ये हो गया, वो हो गया, बंटी गड्ढे में गिर गया, 5 बार हाथ टूट गया, ये वो। मैं उसको पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बताती हूँ कि मेरा पर्पस क्या है इस लेटर को लिखने का। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर अपना खुद का इंट्रोडक्शन भी देती हूँ, ताकि इसे उसे समझ में आ जाए कि मैं इस मुद्दे से कैसे जुड़ी हुई हूँ। तो मैं यहाँ पर पर्पस और सेल्फ इंट्रोडक्शन दोनों ही यहाँ पर देती हूँ। आपने देखा होगा कि हम लोगों को बचपन से ये वाले इंट्रोडक्शन का तो एक लाइन जो शुरुआत है वो रटाया हुआ है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, तो आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने पर्पस बता दिया, जहां पर आप लिखते हो आई वांट टू हाईलाइट द इशू, तो वो आपका पर्पस होता है। इसके बाद में आप सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि आपने ये लिखने का क्यों सोचा, या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है, आपके लोकेलिटी में भी हो रही है, या आप क्या करना चाहते हो, या आप कौन हो, ठीक है। तो आप बता सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है तो आप बता सकते हो कि आप भी एक सिटीजन हो, तो सिटीजन होने के नाते आप ये कह रहे हो। तो जो भी है, तो आप यहाँ पर अपना जो पर्पस है और सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टेट कर सकते हो। फिर आती है आपकी डिटेल। देखिए जब अवेयरनेस फैलाने होते हैं तब भी मुझे पॉइंट्स डालने पड़ेंगे, और अगर मुझे प्रॉब्लम बतानी होती है तब भी मुझे पॉइंट्स डालने होंगे। मुझे ये चीज इंश्योर करनी है कि मेरे को डिटेल के अंदर 3 आइडियाज जो है वो हमेशा रखने हैं। ये 3 आइडियाज कहीं ना कहीं मेरे पूरे मार्क्स को जस्टिफाई कर देंगे। 3 आइडियाज का मतलब ये है कि अगर कोई इशू है तो 3 प्रॉब्लम्स जो है सब लोग फेस कर रहे हैं, मैं वो यहाँ पर बता सकती हूँ। अगर कोई इशू है तो मैं रीजन, 3 बड़े रीजन दे सकती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस कोई एक चीज को करने के लिए मैं एम्फसाइज कर रही हूँ कि भाई हमारे देश के अंदर ये होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे को 3 आइडियाज चाहिए होते हैं, तो वो 3 आइडियाज मैं यहाँ पर बनाऊंगी। हमेशा याद रखना कि आपका इंट्रोडक्शन और डिटेल के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में आपने ये बोल दिया एंड देन उसके बाद में एकदम से डिटेल आ गया, झटका लगता है, ऐसा लगता है जैसे रटा रटाया आप यहाँ पर लिख रहे हो।
एज ए रीडर हम लोगों को वो फ्लो ही नहीं लगता, एक फ्लो के अंदर वो नहीं जा रहा होता है। तो वो बड़े बड़े चिट्ठे नहीं लिखते हैं हम लोग हमारे दोस्तों से लड़ाई करते वक्त के, 4 तारीख को तुझे याद है ये हुआ था, एंड देन उसके बाद में वो बड़ी सी चिट्ठी के अंदर जो फ्लो नहीं होता, एग्जैक्टली वही फ्लो आपको यहाँ मेंटेन करना है। और उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए इंश्योर कीजिए कि इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है और डिटेल वाला जो पैराग्राफ है उससे पहले आप मिनी डिटेल डाल दीजिए। दैट मीन्स ऐसा कुछ लिख दीजिए जो आप यहाँ से शुरू करें। तो बेसिकली डिटेल वाले पैराग्राफ का कुछ एक हिस्सा जो है वो आप इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के से शुरू कीजिए ताकि वो एक फ्लो में जाता हुआ लगे। इसके बाद में जैसे ही आपने डिटेल के अंदर 3 बड़े आइडियाज को डिस्कस कर लिया, इन 3 बड़े आइडियाज को डिस्कस करने के लिए आप 3 पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं। ये 3 पैराग्राफ्स भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद में जब आपने ये आइडियाज डिस्कस कर लिए हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है या इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली है, तो आप मुद्दे पे आते हो, कहीं ना कहीं एक क्रक्स जो है वो आप बताना चाहते हो, कॉन्क्लूड करने लगते हो। तो यहाँ पर भी आपको कोशिश करनी है कि एक मिनी कॉन्क्लूजन आपका यहाँ पर होना चाहिए। सामने वाले को झटका नहीं लगना चाहिए कि लो एकदम से बंद कर दिया आपने अपने लेटर को। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि इसीलिए मैंने आपको ये लेटर लिखा था, या फिर मैं इस लेटर के थ्रू ये चाहता हूँ, या ये लेटर गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर पब्लिक तक पहुंचे। अब इसके बाद में आप कंक्लूजन के अंदर अगेन रिक्वेस्ट कर सकते हो एडिटर को कि वो इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर के अंदर छापे, इसको उतनी इंपॉर्टेंस दे ताकि ये लोगों तक पहुंचे और लोगों को इस इशू की मैग्नीट्यूड के बारे में पता चले, इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले, या फिर अथॉरिटीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आप वो कंक्लूजन के अंदर डालेंगे। फाइनली या कंक्लूजन के अंदर आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि ना तो सिर्फ उन्होंने आपके लेटर को पढ़ा है बट एट द सेम टाइम वो आपके लेटर को अपने न्यूज़पेपर में भी शो करने वाले हैं। तो इसीलिए इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन के अंदर अपने मटेरियल को डिवाइड करना चाहिए। डोंट वरी, मैं अभी आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी। आपने यहाँ पर जैसे ही अपना बॉडी कंप्लीट कर लेना है तो एक लाइन छोड़ देनी है ताकि डिमार्केशन हो जाए कि मेरा बॉडी जो है वो एकदम से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अकॉर्डिंग टू नया मार्किंग स्कीम आपको लेटर टू एडिटर के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो योर्स ट्रूली का लगाना चाहिए। इसके बाद में जो भी नाम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है आप वो नाम यहाँ लिखेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई नाम गिवन नहीं है तो आप सूडोनम का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स XYZ ABC SDC, आपको जो ठीक लगता है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये होता है आपके लेटर टू दी एडिटर का फॉर्मेट। लेटर टू दी एडिटर के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपके साथ में कुछ टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ और उसके बाद में मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी। जब हम टेक्निक की बात करते हैं तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी एक चीज़ को छोड़ दो, है ना, उससे फिर नंबर कट जाएंगे। आपको इनफैक्ट ध्यान से देखना होता है कि कहाँ पर सेंडर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस है, मुद्दा क्या है, क्या आपको लिखना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आई वुड एडवाइज आप मल्टीपल टाइम उसे रीड कीजिए ताकि आपके दिमाग के अंदर आइडियाज ट्रिगर हो। जैसे ही हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी सोशल इशू को पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी जो हमने कहीं देखी है, कुछ एक्सपीरियंस अगर हमने किया है या कहीं हमने पढ़ा है तो वो आने लग जाता है, उसे हम ट्रिगर कहते हैं। तो जैसे ही ऐसा होता है तो हमें लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है, पर जैसे ही हम सेंडर्स एड्रेस से लेकर सैल्यूटेशन का सफर तय करते हैं और उसके बाद में थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर वाली फॉर्मेलिटी करते हैं, वो सारे आइडियाज दिमाग से कहीं तो गुम हो जाते हैं। बहुत ज्यादा समय लगता है उसके बाद में उन आइडियाज को फिर से दिमाग के अंदर लेकर आने के लिए और फिर उन्हें डेवलप करने के लिए। इसके लिए मेरा टिप ये रहेगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं तो आपको उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ते वक्त जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं उन आइडियाज को लिख लेना चाहिए। अब इन आइडियाज को लिखने के लिए आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाकर सजा धजा कर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में इसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये जो आइडियाज है, इन आइडियाज को आपको, आप चाहें तो केवल और केवल जो की वर्ड्स हैं इन आइडियाज के, जिन्हें मैं ट्रिगर वर्ड्स कहती हूँ, जिनसे मेरे को पूरा आइडिया याद आ जाएगा, बस वो ट्रिगर वर्ड्स मैं कहीं ना कहीं लिख लेती हूँ। हो सकता है कि मैंने मेरे आंसर की में एक डिमार्केशन करके और वहां पर नोट डाउन कर लिया, या एट द बैक ऑफ माय आंसर की मैंने क्या किया, थोड़े से कुछ लास्ट के जो पेजेस थे उन पे मैंने अपने आइडियाज जो है वो नोट डाउन कर लिए। जैसे जैसे क्वेश्चन मैं पढ़े जा रही हूँ, जो जो आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं,
आप ये मत सोचिएगा कि ये आइडिया रेलेवेंट है, ये आइडिया इररेलेवेंट है। अगर आपके माइंड ने वो आइडिया आपको भेजा है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कुछ आपको बाद में डेवलपमेंट के टाइम याद आ जाए। अब जैसे ही आप यहाँ पर ये आइडियाज नोट डाउन कर लेते हैं तो उसके बाद में डेवलपमेंट की बारी आती है। बट एक प्री डेवलपमेंट स्टेज होती है जो हमसे ये कहती है कि इन आइडियाज में से कौन सी आइडियाज इंट्रोडक्शन में जाने चाहिए, कौन से डिटेल में और कौन से कंक्लूजन में जाने चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में क्या क्या जाता है। तो उसी के बेसिस पे आप अपने आइडियाज को इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में कर लीजिए डिवाइड। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैंने एक रफ एरिया पे मेरे आइडियाज को जॉट डाउन कर लिया है, जहां पर मैंने केवल और केवल ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिन वर्ड्स से मुझे मेरा पूरा जो भी मेरे को आगे लिखना है, डेवलप करना है, वो याद आ जाएगा। तो ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स के आगे मैंने जैसे मेरा ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, सोच के मैंने सारा सोच लिया, रिकॉल कर लिया, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर ये मार्क कर सकती हूँ कि ठीक है, ये देखो, ये मेरे को लगता है इंट्रोडक्शन में मुझे डालना है, मुझे लगता है डिटेल में, मुझे लगता है ये कंक्लूजन में आएगा, ये कंक्लूजन में, ये डिटेल में या इंट्रोडक्शन में आएगा। इस तरीके से मैं इन्हें हाईलाइट कर सकती हूँ, तो मुझे पता रहेगा कि एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में मुझे क्या क्या डालना है। ये एक प्री डेवलपमेंट स्टेज है जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करती है कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये जब पता लगता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप सोचो कि आप जब डेवलपमेंट करने बैठ गए हो और आपको सिर्फ एक ही आइडिया आता है और बाकी कोई आइडियाज नहीं आते हैं और आपको 150 वर्ड्स तक लिखना है, तो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बैठकर सिर्फ उसके बारे में सोचना। और दिमाग ऐसा होता है कि एक बार किसी चेन ऑफ थॉट्स में अगर फंस गया तो आपको गोवा तक छोड़कर आता है और उसके बाद में आपको पता ही नहीं चलता कि कब सोचते सोचते 10 मिनट निकल गए और आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर आप घिसी पिटी चीजें वहां पर लिख के आ जाते हो और उससे उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो मुझे लगता है वो एक्सरसाइज करने से तो ज्यादा बेटर ये एक्सरसाइज करना है। जब आपके पास में आइडिया तैयार होता है, आपने सेग्रीगेशन कर लिया है, तो अब बस इज एम आर जोड़कर इसे लिखना बाकी है, जिसे आप एकदम सिंपल सेंटेंसेस के अंदर लिखिए। कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम होंगे। तो चौथा पॉइंट जो आपके लिए है वो है आपको इन आइडियाज को क्या कर देना है, डेवलप कर देना है। सो यू हैव टू डेवलप दीज आइडियाज। अब इन आइडियाज को आपने डेवलप कर लेना है, इज एम आर लगाकर एक फुली फ्लेजेड पैराग्राफ्स के अंदर इन्हें कन्वर्ट कर लेना है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए एग्जाम के अंदर। इसके साथ में ऐसे ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि एग्जाम के अंदर जाने से पहले एक बार ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको ये एक्टिविटी फ्रूटफुल लगती है तभी एग्जाम के अंदर ट्राई कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। अब जब मैं यहाँ पर बता रही थी आपको, तो मैंने आपको यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करने के लिए बोला था। देखिए, वैसे तो आपको अपने लेटर टू एडिटर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होता है, बट ये 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पैराग्राफ्स नहीं है। आप चाहे तो लेटर टू एडिटर को 8 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। पैराग्राफ को चेंज करने के लिए 2 चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं इस स्टेज पे। सबसे पहली चीज तो आप फॉलो कर सकते हैं नए आइडियाज। जैसे ही आप नए आइडियाज लेकर आते हैं वैसे ही आप एक नया पैराग्राफ चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं इंट्रोडक्शन से डिटेल में जाती हूँ तो मुझे पैराग्राफ चेंज कर लेना चाहिए। जैसे ही डिटेल के पहले प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में जाती हूँ तो मुझे पैराग्राफ चेंज कर लेना चाहिए। और ऐसे ही अगर मैं डिटेल से कंक्लूजन में जा रही हूँ तो भी मुझे पैराग्राफ चेंज कर लेना चाहिए। दूसरा, मैं पैराग्राफ कब चेंज कर सकती हूँ, जब मैंने काफी कुछ लिख दिया है, 3 4 5 लाइंस में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए मैं एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ चेंज कर सकती हूँ। अब पैराग्राफ चेंज करना अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से होता था। एक टाइम था जहां पर मार्जिन जो होता था, आई विल जस्ट शो यू। एक टाइम था जहां पर मार्जिन जो है, उस मार्जिन से कुछ स्पेस छोड़कर और उसके बाद में जो है वो लिखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता था कि आप मार्जिन से कुछ स्पेस छोड़ देंगे और फिर आप लिखेंगे। इसे सीबीएसई गलत मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई वर्ड था जो नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आप ये जगह छोड़ रहे हैं। तो एकदम गलत तरीका होता है पैराग्राफ छोड़ने का। करेक्ट तरीका क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ लिख रहे थे और लिखते लिखते आप एकदम एंड तक आ गए। अब यहाँ पर आपके पास में कोई स्पेस नहीं है छोड़ने की और आपको पैराग्राफ छोड़ना है, तो ऐसे में आप इसके बाद वाली लाइन छोड़ दीजिए। ये जो एक लाइन है, इस लाइन को छोड़ दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। अब मान लेते हैं कि आपने दूसरा कोई एक पैराग्राफ लिखा और वो पैराग्राफ का अंत इस पॉइंट पर हो गया। अब इस पॉइंट के बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करना था। अब ये पैराग्राफ चेंज करना है तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास स्पेस छूटी हुई है, तो अब मैं इसके जस्ट नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू कर सकती हूँ।
तो दो तरीके से मैं पैराग्राफ छोड़ सकती हूँ, या तो मैं लाइन छोड़ सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, जो आगे का स्पेस है उस स्पेस से इंडिकेट कर सकती हूँ कि मैंने मेरे पैराग्राफ को छोड़ा है, चेंज किया है। ये एकदम करेक्ट तरीका होता है पैराग्राफ को चेंज करने का। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पैराग्राफ आपको कहाँ चेंज करने हैं, ताकि एकदम प्रेजेंटेशन ऐसी ना लगे। एनीवे, इसके बाद में आपको एक एग्जांपल मैं शो करना चाहती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर एक सेंडर्स एड्रेस लिख दिया है। अब ये जो सेंडर्स एड्रेस है, बाय द वे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस मेंशन्ड है, जिसके अंदर हमने हाउस नंबर डाल दिया है, ये डाल दिया है एक जगह, इसके साथ में हमने सिटी डाल दिया है। अगर आप चाहो तो इसके साथ में राजस्थान और 6 एक्सेस से पिन कोड भी बना सकते हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आप इसे 3 लाइन में भी कर सकते हो, 78 के बाद में इंदरपुरी नीचे लिख सकते हो, फिर जयपुर लिखकर और फिर भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक लाइन जो है वो छोड़ दी है। अब यहाँ पर डेट जो है वो डेट मैंने यहाँ डाल दी है। आपको भी इंश्योर करना है कि आप डेट डालेंगे तो एक्सपैंडेड फॉर्मेट के अंदर डालेंगे। कौन कॉल कर रहा है? हाँ जी। तो अभी यहाँ पर आप डेट यहाँ पर एक्सपैंडेड फॉर्मेट के अंदर लिख देंगे तो यह हो गई हमारी डेट। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ दी है। इसके बाद में आता है मेरा रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस रिसीवर्स एड्रेस को लिख दिया है द एडिटर। वहां पर ऑलरेडी न्यूज़पेपर का नाम गिवन था तो नाम आ गया, और जयपुर। इसके साथ में भी मैं यहाँ पर 6 एक्सेस बना सकती हूँ पिन कोड डिनोट करने के लिए। पहले क्यों नहीं बनाए थे, ये दिखाने के लिए कि अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में भी मैंने एक और लाइन यहाँ पर छोड़ दी है। अब आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। तो मैंने सब्जेक्ट में लिख दिया है नीड टू टैप स्पोर्ट्स टैलेंट एट यंग एज। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है हमारे डिजायर्ड वर्ड लिमिट से, बट ये कहीं ना कहीं सबसे ऐप्ट था, और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे आइडिया को सम अप कर रहा है, इसकी वजह से इसे ऐसे लिखना पड़ा। इसके साथ में मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया इसे हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद में आ गया है हमारा सैल्यूटेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैल्यूटेशन क्योंकि इसी से हम सामने वाले को पुकारते हैं। डियर एडिटर, कोई कॉमा नहीं लगाया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से इंट्रोडक्शन किया है, तो इंट्रोडक्शन की लाइन आ गई है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द नीड टू टैप स्पोर्ट्स टैलेंट एट अ यंग एज टू क्रिएट अ पूल ऑफ ब्रिलियंट स्पोर्ट्स पर्सन हु कैन बी ग्रूम्ड टू अचीव। अब देखेंगे किस तरीके से ये चले जा रहा है, तो हम कैसे यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पर्पस हमारा पूरा आ गया है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दैट मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अवेयरनेस का है, तो मैंने मेरा पर्पस यहाँ पर बता दिया है कि मेरा पर्पस क्या है इसको लिखने का। ठीक है, आई विश टू, अब यहाँ पर ये आई जो है मैं इससे भी आगे बता सकती हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि इस चीज में, इस मामले में अथॉरिटीज या गवर्नमेंट कुछ करे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको भी डिफाइन कर सकते थे। फिर हमने यहाँ पर अपना पर्पस बताया। आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पर्पस है, ये पर्पस यहीं पर खत्म हो गया था, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो यहीं तक इसकी बात करता है। बट टू क्रिएट अ पूल ऑफ ब्रिलियंट स्पोर्ट्स पर्सन हु कैन बी ग्रूम्ड टू अचीव समथिंग बिग इन देयर स्पोर्ट्स करियर, एक ऐसी लाइन है जो मिनी डिटेल के जैसा काम कर रही है। यहाँ पर इसे मैं मिनी डिटेल कह सकती हूँ। ये मिनी डिटेल मैंने इसके साथ में इसके लिए जोड़ दी है ताकि ये पूरा का पूरा फ्लो करे। आपको बता देती हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसके साथ में ये जो आंसर है, ये आंसर सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक बुक ने प्रिपेयर किया था, तो आई थॉट मैं इसी का एग्जाम्पल आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर देखें किस तरीके से मिनी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है, इससे झटका नहीं लगेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये स्पेस छोड़कर बताया गया है कि हमने पैराग्राफ को चेंज कर दिया है, और यहाँ से मेरा डिटेल का पैराग्राफ शुरू हो रहा है। इन इंडिया वी हैव सेवरल पीपल हु आर गुड एट डिफरेंट स्पोर्ट्स। अब देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर इसकी फाउंडेशन ले करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि ठीक है, मेरे को यहाँ पर ये बातें लिखनी चाहिए, ये बातें मैं एकदम से जाकर अब्रप्टली नहीं बोल सकता, बट फिर भी कभी कभी हम ये नहीं लिखते हैं वर्ड लिमिट के डर के मारे। हमेशा याद रखिए कि एकदम से जाकर हम कुछ भी नहीं कह सकते एडिटर को। हम लोगों को एक फाउंडेशन हमेशा ले करनी चाहिए, हमारी बात को हमेशा एक फाउंडेशन के साथ रखना चाहिए। एक और चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि लेटर जो हम एडिटर को लिख रहे हैं, उसमें एडिटर हमारी सिर्फ एक ही मदद कर सकता है।
एडिटर उस लेटर को अपने न्यूज़पेपर के अंदर छपवा सकता है, जिसकी मदद से वो जो लेटर है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। हो सकता है गवर्नमेंट तक पहुंचे, अथॉरिटी तक पहुंचे, सिटीजन्स तक पहुंचे और उस मामले को लेकर कोई निर्णय जो है वो निकलेगा। एडिटर इसमें इसके अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो अगर आपकी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं तो वो आकर मच्छर नहीं मार सकता, अगर बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं तो वो आकर लेट नहीं सकता कि मेरे ऊपर से गाड़ी चलाओ आप, ठीक है। तो वो ये सब नहीं कर सकता। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो टोन आपकी होगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अथॉरिटेटिव हो कि एडिटर ये कर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसे सिर्फ रिक्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, ऐसी चीजें बता रहे हो जिससे वो फील करे, इन्फ्लुएंस हो कि हाँ यार मुझे ये अपने न्यूज़पेपर में छापना चाहिए ताकि लोग इस चीज को लेकर अवेयर हो। तो ये टोन आपको थ्रू आउट मेंटेन रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद में हमने किस तरीके से, देखिए यहाँ पर हमारे मुद्दे पे हम आ गए हैं। डिस्पाइट दैट वी फेल टू अचीव सक्सेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ चैंपियनशिप्स एंड टूर्नामेंट्स। किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस जो कि हमने यहाँ पर अपने सब्जेक्ट में देखा था, अगर मैं किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना चाहती हूँ तो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि उसे ना करने से क्या होता है। तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए रीजन दे दिया कि आखिरकार मेरे को यंग टैलेंट को टैप क्यों कर लेना चाहिए। मेरे स्पोर्ट्स के अंदर जो इतना टैलेंट हमारे देश के अंदर है वो जब यंग होता है तो उसी टाइम पर क्यों मुझे उसे टैप कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो न जाने कितने चैंपियनशिप्स और टूर्नामेंट्स में हम हार जाते हैं। ये हमारा एक रीजन हमने यहाँ दे दिया है। द रीजन बिहाइंड इट इज द लेट ट्रेनिंग। अब यहाँ पर इसको और क्लासिफाई करते हुए हमने बता दिया है कि इसके पीछे रीजन है कि हम लेट ट्रेनिंग दे दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट। तो जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है उन्हें लेट ट्रेनिंग मिल रही है। दैट मीन्स जहां पर वो ज्यादा सीख सकते थे जल्दी शुरू करके, वहां पर लेट शुरू होने से वो कम सीख पा रहे हैं। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू टैप दिस एंथुसियाज्म। लोगों के अंदर एंथुसियाज्म तो है, बट अब देखो मैंने अपनी बात को यहाँ पर कैसे प्रूव किया है कि मुझे यहाँ पर ये जो एंथुसियाज्म है इसको टैप करने की, लोगों के अंदर इसे पहचानने की, इस एंथुसियाज्म को दिशा देने की लोगों के अंदर एट अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है, वेयर द स्कोप एंड लर्निंग एबिलिटी इज वाइडर। तो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बता दी है। तो जो बात मेरे को कहनी थी, जो हो सकता है हम बहुत बार एकदम स्टार्टिंग में ही कह देते हैं कि ये कर देना चाहिए क्योंकि वाइडर है, वो बात मैंने अब जाकर कही है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके लिए रीजंस दे चुकी हूँ। हम लेट शुरू करते हैं तो लोग अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। अब अगर हम जल्दी शुरू करेंगे तो जब बच्चा छोटा होता है या यंग एज में अगर हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उसके सीखने का जो स्कोप होता है, उसकी जो एबिलिटी होती है वो काफी वाइड होती है, वो ज्यादा सीख सकता है। नाउ दिस वे, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, एक मिनी कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। दिस वे बाय द टाइम दे आर रेडी टू टेक अप चैंपियनशिप they will be fully trained in their sports। मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम ये करते हैं तो इस तरीके से जिस टाइम तक वो चैंपियनशिप्स के लिए जाएंगे उस टाइम तक के लिए तो वो एकदम तैयार हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि अब जब वो एकदम फुल्ली रेडी रहेंगे तो हम हमारी चैंपियनशिप्स और टूर्नामेंट्स में जीत कर आएंगे। तो हमने यहाँ इंपॉर्टेंस इसकी हाईलाइट कर दी है ताकि हमें पता चले कि कैसे जनहित में जा रहा है, ये अवेयरनेस फैलाना कितना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में हम लोग ने फाइनली सिर्फ कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन के लिए मैंने लिंकिंग वर्ड देयरफॉर का इस्तेमाल यहाँ कर लिया है। तो एक लिंकिंग वर्ड यहाँ पर आ गया है मेरे कंक्लूजन के लिए, जो मुझे बताता है कि आखिरकार मैंने जो कहा था या मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। I request you to take necessary measures to help the school and communities create a sport pool at a young age। तो इसकी वजह से अभी हमने यहाँ पर ये बोल दिया है कि अभी मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो आपसे बन पड़ता है आप वो कीजिए जिससे स्कूल्स और कम्युनिटीज एक स्पोर्ट का पूल क्रिएट करें यंग एज के लिए। हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर हम नेसेसरी मेजर्स वाली लाइन जो है, ये नेसेसरी मेजर वाली लाइन के लिए हाईलाइट हमें हमेशा करना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, क्योंकि वही है जो यहाँ पर कुछ कर सकती है। अब रही बात हमारे एडिटर की, तो एडिटर यहाँ पर क्या कर सकता है, इसे हाईलाइट कर सकता है अपने न्यूज़पेपर में। तो इसे हाईलाइट कर सकता है अपने न्यूज़पेपर के अंदर, इससे ज्यादा वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूंगी कि ऑन द सेफर साइड हमेशा कोशिश कीजिए कि ये हाईलाइट इन द न्यूज़पेपर वाली लाइन इसकी बजाय यहाँ पर लिखिए, क्योंकि वो आपका सेफ स्पॉट होगा।
आप जब एडिटर को मेजर लेने के लिए बोल देते हैं तो इंटायर आइडिया ही गलत हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये लिखना बहुत जगह रिस्की होता है। इसकी जगह आप न्यूज़पेपर में हाईलाइट करने के लिए उन्हें बोलिए, ग्रैटिट्यूड यहाँ पर उसके लिए एक्सप्रेस कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो कहीं ना कहीं हमने इसकी साथ में ये जज भी कर लिया कि कैसे उन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद में योर्स ट्रूली जो हमारा हमने यहाँ पर लाइन छोड़ दी है, और फिर आ गया योर्स ट्रूली जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। पूर्वा ऑलरेडी गिवन था तो पूर्वा हमने यहाँ पर लिख दिया है जो कि नाम है। तो इसके साथ में हमें पता चल गया कि लेटर टू एडिटर जो है वो हमें कैसे लिखना चाहिए, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और क्या कैसे हम लोग ये मिनी डिटेल और कंक्लूजन को शो कर सकते हैं। 120 से 150 वर्ड्स के अंदर ही इसे लिखना होता है, तो मेक श्योर कि आप एकदम ज़्यादा भावुक भी ना हो जाए। कंट्रोल करें अपने फीलिंग्स को। कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कभी कभी कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें कंजंक्शंस, कॉमा, सेमी कोलन, कोलन की मदद से आप बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो दैट प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू गाइस।